रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अगेन गुड इवनिंग। ठीक है, और सब बढ़िया एकदम सब। चलो फिर रेडी हो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स फॉर नीट के लिए। ठीक है, तो थोड़ा अलग रहेगा जो चीज हमने। ठीक है ना, पूरा सारा चीज एक ही बार आज कवर कर डालते हैं जितना। हाँ, सबसे पहले ये तो बात सही है, अगर फिजिक्स सीखनी है नीट की तो भाई मैथमेटिक्स तो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि तुम बोल सकते हो कि अगर मैथमेटिक्स आती है तो तुम्हें फिजिक्स जरूर आएगी, लेकिन अगर फिजिक्स आती है तो तुम ये नहीं बोल सकते तुम्हें मैथमेटिक्स भी आएगी, है ना। तो आधी फिजिक्स तो मैथमेटिक्स। हाँ हाँ, तो लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, सो फर्स्ट गिव द लाइक हेडिंग लाइक स्लोप जो हम समझ रहे थे। ठीक है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में आधी चीजों तो ग्राफ है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ अ ग्राफ हमें बहुत ज्यादा समझना जरूरी होता है ना। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक पर्टिकुलर कोई भी अगर अगर तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हो तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना। 1 मिनट, जस्ट ओके। सो गिव द हेडिंग स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड लेट अस स्टार्ट दिस। ओके, सो देखो होता क्या है एक्चुअली में। जब हम बात करते हैं किसी भी ग्राफ के स्लोप के बारे में, एक्चुअली में क्या होता है उसके अंदर, उन सारी चीजों को प्रॉपरली हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। 1 मिनट, आवाज आ रही है, 1 मिनट मेरे को एक चीज। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो स्लोप ऑफ द ग्राफ और उसी को लेके बैठते हैं आज, है ना। 1 मिनट, या लेट्स डू दिस। सो देखो, अगर मान लो कोई भी तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर तुमने एक एंगल थीटा पकड़ा तो तुम्हें मालूम होता है थीटा का जो होता है अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तुम्हें मालूम है tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस भी लिख सकते हैं। मींस ये जो tan थीटा है उसको हम परपेंडिकुलर बाई बेस लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या हो, इस tan थीटा को निकालने का मतलब क्या हो, ये कितना इंक्लाइनेशन है तुम्हारा परपेंडिकुलर का बेस के ऊपर, है ना। अब मान लो कोई तुमसे बोल देगा कि एक पर्टिकुलर जो लेट सपोज एक चीटा कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक चीटा है भैया, चीटा देखियो ना, चीटा जो हमारे तरफ होते हैं ना। हाँ, तो वो चीटा जो है, चीटा कितना तेजी से जाएगा वो क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इस एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। मान लो अगर तुमने सेलेक्ट कर लिया कि लेट्स सपोज ये मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, उसके ऊपर ये इंक्लाइनेशन हो गया। अब तुम ये जो कंडीशन है कि मान लो ये चीटा इसके ऊपर लेट्स सपोज इस इंक्लाइनेशन के ऊपर हमने चीटा को बैठा दिया, तो वो चीटा कैसे ट्रैवल करेगा, किस तरह से ट्रैवल करने करने वाला है, वो इस पर्टिकुलर एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो ये लाइन तुमने ऊपर लग दी, अगर एंगल तुमने बढ़ाया तो चीटा जल्दी से गिरेगा, अगर मान लो तुमने एंगल घटाया तो चीटा स्लोली गिरेगा, है कि नहीं, बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, ये जो चीटा का जो नीचे आना होता है उसी को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप, वर्ड और नॉट। तो हाँ, स्लोप मतलब जैसे कोई भी चीज पार्टिकल है, देखो जैसे तुमने एक हिल क्लाइंब अप करना स्टार्ट किया, तो जितना ज्यादा एंगल रहेगा उतना ज्यादा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा क्लाइंब अप करना, है ना। तो हम उसी को बोलते हैं कि हम उसको क्या बोल देंगे कि एक तरह से बोल देते हैं पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, अब देखो, अब इस चीटा के लिए जितना ज्यादा एंगल होगा उतना तेजी से नीचे आएगा, है कि नहीं। तो वहां पे स्लोप क्या कर रहा है, उसकी फास्टर स्पीड के ऊपर मतलब स्पीड को बढ़ा दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप बोल डालते हैं कभी कभी। तो देखो एक्चुअली में इस स्लोप को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया हमारे पास परपेंडिकुलर का मतलब मालूम रहना चाहिए हमें, पर हम और उसके साथ साथ हमारे पास बेस भी रहना चाहिए, परपेंडिकुलर भी रहनी चाहिए, बेस भी रहनी चाहिए। अगर परपेंडिकुलर और बेस मालूम है तो तुम्हें मालूम चल जाएगा, अगर परपेंडिकुलर ज्यादा लंबा हुआ तो तुम्हें मालूम चलेगा कि स्लोप बड़ा है, अगर परपेंडिकुलर छोटा हुआ तो तुम्हें मालूम चलेगा कि स्लोप जो है वो छोटा है। समझ में आया कि नहीं है। तो इसलिए हम इस पर्टिकुलर कंसीडरेशन को ही tan थीटा मींस परपेंडिकुलर बाय बेस को ही, जो एक फॉर्मूला है tan थीटा, इसको डायरेक्टली हम बोल देते हैं कि इसी से अगर हम tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहाँ से हमें थीटा भी निकल जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, और उसको हम डायरेक्टली नाम दे देते हैं स्लोप। ठीक है ना, इसको डिनोट क्या जैसे करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है। ठीक, अब देखो, अब इसका एक पर्टिकुलर कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है कि अगर तुम्हें कभी भी स्लोप फाइंड आउट करना है, लेट सपोज हम एक कोई भी ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, ग्राफ कहने का मतलब इस ये मान लो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये होगी तुम्हारी वाई एक्सिस। अब इसके अंदर तुमने एक सेलेक्ट कर लिया कोई भी एक ग्राफ, ठीक है।
कोई तुमसे पूछा कि यहाँ पे एक ग्राफ सेलेक्ट कर लिया, अब इस ग्राफ के ऊपर तुमसे कोई पूछ रहा है कि लेट सपोज तुमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पी सेलेक्ट किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट क्यू सेलेक्ट किया, और तुमसे कोई पूछ दिया कि बेटा इस पॉइंट पी के ऊपर लेट सपोज एक काम करते हैं, इसको डिस्टेंस कर देते हैं, है ना, इसको डिस्टेंस बना देते हैं, तब तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा, और इसको टाइम बना देते हैं तब और क्लियरली समझ में आएगा, है ना। कोई बोल दिया कि पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के ऊपर इस मोशन के कुछ कुछ कमेंट करो इस मोशन के ऊपर, मतलब अगर कोई तुमसे पूछता है कि लेट सपोज एक चीटा है पॉइंट पी के ऊपर, एक चीटा है क्यू के ऊपर, तो उसके मोशन के बारे में थोड़ा सा कमेंट आप करके बता सकते हो क्या, ऐसा कोई कोई तुमसे पूछता है तो तुम क्या बोलोगे, सर हमारे पास तो ऐसे कैसे हम ग्राफ देख के बस बता सकते हैं। हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, तो कोई भी ग्राफ का सबसे फर्स्ट रूल क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, बताओ। यस, हम उस टेंजेंट को ड्रॉ करके हम क्या करेंगे ना, उस टेंजेंट को लेके सीधा ये जो एक्स एक्सिस आता है, एक्स एक्सिस पे भले कोई भी कंपोनेंट हो, टी हो, जेड हो, करंट हो, रेजिस्टेंस हो, कुछ भी रहे या ना रहे, फर्क नहीं पड़ता है, वहां तुम ले जाके इस टेंजेंट को डायरेक्टली मिला दो, है ना। ठीक, क्लियर। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा, क्योंकि अगर मान लो तुम देखो, तुम खुद नोटिस करो, अगर तुमने सिर्फ इस ग्राफ के ऊपर एक छोटा सा टेंजेंट लिया, अब ये टेंजेंट क्या है कैसे है हमें मालूम नहीं चलेगा, लेकिन इस टेंजेंट को जब मैं एक्स एक्सिस से मिलाता हूं तो तुम खुद नोटिस करो, एक चीज तुम्हें यहाँ पे मिलता है, क्या मिलता है बेटा, मतलब यहाँ पे देखो, क्या इस पॉइंट पी का हमारे पास इस डी के ऊपर एक वैल्यू मालूम है कि नहीं, मालूम है ना, और साथ में तुम्हारे पास जैसे ही तुमने इस टेंजेंट को एक्स एक्सिस के साथ मीटअप करवाया, तो तुम्हारे पास ये एक्स एक्सिस पे कहां पे बेस क्रिएट कर रहा है वो भी तुम्हें पता है ना, क्लियरली पता है कि नहीं पता है। अब मान लो इस पॉइंट पी के ऊपर हमको मालूम करना है कि कैसे मूव कर रहा है, तो कैसे मूव करने का मतलब क्या हुआ कि हम कुछ बता सकते हैं, हम बताने का कोशिश क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि वेलोसिटी बराबर एक फॉर्मूला होती है डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी बराबर क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम, होती है कि नहीं होती है? हाँ, अगर तुम्हें एक मिनट है, एक काम करते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं, रुक जाओ, तुम्हें मतलब मुझे लग रहा है तुमने ये स्लोप वाला पूरा एकदम बेसिक से नहीं किया हुआ है ना। देखो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देखो, हाँ इधर देखो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि लेट सपोज कि अगर तुमने ट्रैवल किया यहाँ से पॉइंट पी से पॉइंट पी क्यू के ऊपर, ठीक है, ये है तुम्हारे पास पॉइंट पी, ये है तुम्हारे पास पॉइंट क्यू, ठीक है, एक काम करो, इतना ऐसा टाइम नहीं लो, यहाँ पे लाइन लेते हैं, ठीक है, ये तुमने पॉइंट पी से क्यू ट्रैवल किया है ना, ठीक है, अब बताओ इस पॉइंट पी से क्यू ट्रैवल करने के ऊपर अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बेटा एक बात बताइए, आप ये पॉइंट पी से क्यू आप ट्रैवल कर रहे हो, ये मान लो टाइम एक्सिस है, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, तो हमारे पास कितना वेलोसिटी के साथ हम मूव कर रहे हैं वो जरा सा बता दो। तो इसको देखो, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो या तो हमारे पास एक मेथड है कि सर हमारे पास पॉइंट पी पे ये जो x1 कोऑर्डिनेट है, मान लो ये x1 है, तो x1 कोऑर्डिनेट पता है, ये क्यू के लिए हमारे पास लेट सपोज x2 कोऑर्डिनेट पता है ना, पॉइंट पी के लिए हमारे पास टाइम t1 कोऑर्डिनेट मालूम रहेगा, पॉइंट टी के क्यू के लिए मान लो हमारे पास टाइम t2 कोऑर्डिनेट मालूम रहेगा, है ना, ठीक ना। तो अब देखो ये जो गैप वो कितना हो गया तुम्हारे पास t2 माइनस t1 हो गया, और ये जो गैप हो गया वो तुम्हारे पास कितना हो गया, x2 माइनस x1, यही ना, यही है। तो देखो जो पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, x2 माइनस x1 ट्रैवल कर रहा है कितने टाइम में, t2 माइनस t1 टाइम में ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताना जरा। तो तुम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, डायरेक्टली ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बताओ, लिख सकते हो ना इजीली, ठीक। अब देखो यहाँ पे तुम एक और काम कर सकते हो कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर लो, यहाँ पे तुमने क्या किया कि इस PQ को लेकर एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर लिया, इसकी लेंथ कितनी होगी तुम्हारे पास, x2 माइनस x1 के बराबर हो गई, इसकी लेंथ कितनी होगी तुम्हारे पास t2 माइनस t1 के बराबर हो गई। अब देखो यहाँ पे एक एंगल थीटा है कि नहीं है, अब तुम जब तुम tan थीटा का वैल्यू लिखते हो तो tan थीटा का वैल्यू कितना लिखोगे, वो तुम लिखोगे x2 माइनस ऑफ x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस ऑफ t1, यस और नो, यस और नो। अब देखो जब जैसे ही तुम्हारे पास x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1 मिलता है, तुम्हें क्या लगता है कि अरे सर ये तो फॉर्मूला वेलोसिटी की अपनी है कि नहीं, देखो ये फॉर्मूला वेलोसिटी की है कि नहीं अपनी, देखो ये वेलोसिटी हो गई अपनी, और ये तुम्हारे पास tan थीटा हो गई, दोनों के फॉर्मूला सिमिलर है कि नहीं, एग्जैक्ट सिमिलर, यस और नो। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना कि वेलोसिटी बराबर tan थीटा, है ना।
तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ, तो अगर हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं, स्लोप ऑफ अगर एक्स टी ग्राफ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें हमें क्या मिल जाएगा आंसर? हमें क्या चीज का आंसर मिलेगा? तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो, तुम नोटिस करो, अब इसी पीक्यू लाइन को तुम स्ट्रेच कर दो एक्स एक्सिस तक, ठीक है ना? एक्स एक्सिस पे भले टाइम कंपोनेंट है, लेकिन इसको स्ट्रेच करो एक्स एक्सिस तक, तुम क्या नोटिस करते हो? ये जो एंगल थीटा, अब तुम्हें कितना पूरा फुल लेंथ यहाँ पे कंसिडर करना होगा या नहीं करना होगा? लेट सपोज तुमने ये फुल लेंथ कंसिडर कर लिया x2। अब तुम्हें ये टाइम अगर मालूम रहता है, तुम टाइम कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है? कैसे कैलकुलेट होगा वो देख लेंगे बाद में। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये भी जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा कि नहीं होगा? बताना जरा। यहाँ पे अगर एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, उसका भी एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? है ना? तो कहीं पे भी कैलकुलेट करोगे, एंगल थीटा तो सेम है, तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? सेम आएगी। तो अगर तुम, इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करते हैं, अगर मान लो मेरा एक्सटी ग्राफ ट्रैवल पे ट्रैवल करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। समझ में आएगी नहीं एक बात? मेरी वेलोसिटी कैसी है अब? यूनिफॉर्म है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, इसी से मालूम चलेगा, डायरेक्टली हम ग्राफ से ये आंसर दे सकते हैं। समझ में आई बात? अभी कोई डाउट पूछ लो, कोई भी जरा सा भी डाउट हो तो कहीं ले लो। ठीक, अब देखो, लेकिन अब मान लेते हैं इसी चीज को हम एक किसी नॉर्मल केस के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास, ये हमारे पास, ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तुमने अगेन यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ दिया गया है, मान लो ये तुम्हारे पास पॉइंट पी का है, पॉइंट क्यू का है, ठीक है ना? अब देखो, अब पॉइंट पी किसी पॉइंट y1 पे लाई करता है। पॉइंट पी का मान लो कोऑर्डिनेट जो दिया गया है वो क्या दिया हुआ है? x1 y1 दिया हुआ है। पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y, डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बताना जरा। लिख सकता हूँ ना, है ना? तो देखो, ये तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब तुमसे कोई पूछ दिया कि लेट सपोज एक क्वांटिटी c है, c इज इक्वल टू क्या लिखी गई है? c इज इक्वल टू लेट सपोज लिख दिया गया y बाई x, ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है ना? अब तुम देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर p टू q मूवमेंट के लिए y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1 होगी कि नहीं होगी? बताना जरा। y2 माइनस y1 हो जाएगी, और बेस की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितने के बराबर हो जाएगी? ये जो डिस्टेंस ट्रैवल है, x2 माइनस x1 हो जाएगी, है ना? तो तुम डायरेक्टली c इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एक एंगल थीटा ड्रॉ करो और c को डायरेक्टली लिख दो, c इज इक्वल टू tan थीटा। कोई झंझट नहीं। समझ में आई कि नहीं ये बात? क्लियर है? अब देखो, अगर तुमसे यहीं पे मैं बोलता है कि c इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? y इंटू एक्स, तो एट दैट टाइम ये जो, अब तुम्हारे पास जो रिजल्ट होगा ना वो डिफरेंट हो जाएगा। अब तुम क्या करो, इसी ग्राफ का, पीक्यू ग्राफ का ये एरिया पूरा कैलकुलेट कर दो। क्या कर दो? एरिया। तो यहाँ पे देखो दो एरिया है कि नहीं है? क्या मैं लिख सकता हूँ ना, एक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक ट्रायंगल है ना? तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? ये लेंथ, लेंथ तो तुम्हारे पास मालूम है x2 माइनस x1, और ये ब्रेथ के बराबर कितना हो गया? ये x1 के बराबर, ठीक है? तो ये x1, ये सॉरी y1 हो गया, है ना? तो देखो तुम्हारे पास y लेंथ पता है रेक्टेंगल का, ब्रेथ पता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, तो दोनों की एरिया ऐड करो अभी, ठीक है ना? ऐड करो तो लिखोगे क्या? हाफ, पहले ट्रायंगल का मैं लिख रहा हूँ, बेस क्या है? x2 माइनस x1 है, और हाइट कितनी है? हाइट तो ट्रायंगल की वही y2 माइनस y1 हो गई, और रेक्टेंगल की एरिया कितनी हो गई? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है तुम्हारे पास? ये जो है लेंथ है हमारे पास, देखो यहाँ से यहाँ ये लेंथ हो गया, और ये इसकी ब्रेथ हो गई, तो x2 माइनस ऑफ x1 इंटू y2। अब देखो, ये जो तुमने एरिया कैलकुलेट किया इस ग्राफ के अंदर, पीक्यू ग्राफ के अंदर, रिमेंबर अगर कोई क्वांटिटी c लिखा हूं y इंटू एक्स, और उस y इंटू एक्स ग्राफ पे अगर मान लो मेरा मेरा कोई भी ग्राफ है, पीक्यू ग्राफ, अगर मैं उसका एरिया कैलकुलेट कर पाता हूं, देन दिस एरिया विल बी द वैल्यू ऑफ c। क्या चीज का वैल्यू हो जाएगा? वो एरिया, क्वांटिटी c का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? तो देखो, अब हमें इस वाले ग्राफ पे हमें पता करना था कि वेलोसिटी, मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, हमें पता करना था कि वेलोसिटी, हमें क्या पता करना है कि वेलोसिटी क्या होगी, मतलब हमें कमेंट करना है कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ठीक है? तो वेलोसिटी बराबर तो हमें मालूम है कि डिस्टेंस बटा टाइम होता है। डिस्टेंस बटा टाइम का मतलब क्या हो गया? tan थीटा हो गया, है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ।
तो अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर tan थीटा का मतलब क्या हो गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, है ना। क्लियर। tan का फॉर्म, फुल फॉर्म पता है क्या आता है? tan को बोलते हैं टेंजेंट ऑफ अ थीटा, गॉट और नॉट, टेंजेंट ऑफ अ ट्रायंगल को हम बोलते हैं tan। समझ में आई बात? तो इसलिए अगर वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम है, which is equal to tan theta of like और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट के ऊपर अगर हम स्लोप ड्रॉ करते रहे तो स्लोप हमें बता देगा कि क्या है तुम्हारे पास वेलोसिटी कैसी है। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है? तो देखो, हाँ हाँ, वही वही बात मैं बता रहा हूँ। तो पॉइंट का तुम्हें एक्स, ये जैसे वाई कोऑर्डिनेट पता था तो तुमने वाई लगा दिया, यहाँ पे बेस मालूम होगा, बेस निकाल दिया। अब यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताना जरा। हो रहा है ना? ठीक। तो यहाँ पे अगर मान लो, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं इस पॉइंट पी के ऊपर, तो ये एंगल भी तो थीटा होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक। तो एक बात बताओ, tan थीटा फॉर पी, रिमेंबर एक एक और चीज, लास्ट चीज हमें जो समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर मान लो तुम्हारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से, और थीटा की जो वैल्यू है वो, रिमेंबर कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करती है, तो जो tan थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। और अगर मान लो थीटा की वैल्यू 90 से लेके 180 के बीच में लाई करती है, तो वही tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव। बट इसके साथ एक और कंट्राडिक्शन आता है कि तुम्हें अगर सेलेक्ट करना है थीटा, तो तुम्हें स्टार्ट कहां से करना होगा? तो वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना होगा। कैसे स्टार्ट करना होगा? हाँ हाँ, हमें कैसा कैसा रोटेशन फॉलो करना है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो करना है, अगर हमें एंगल को सेलेक्ट करना है तो। ये बात क्लियर हुई है ना? तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे एंगल सेलेक्ट किया एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट किया, एंगल थीटा मिला कि नहीं मिला, बताओ तुम, बताओ हमें, है ना। तो एक बात बताओ, ये थीटा कैसा है? 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 90 के बीच में, है ना। तो ये tan थीटा फोर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज नथिंग बट इट इज पॉजिटिव। और tan थीटा पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? स्लोप तुम्हारा कैसा होगा? स्लोप कैसा होगा तुम्हारा? स्लोप, एक बात बताओ, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा है कि नहीं है? तो tan थीटा अगर पॉजिटिव हो गया तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा, है कि नहीं? बताओ, स्लोप कैसा होना चाहिए? स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि एरो कैसे पॉइंट आउट करेगा? अपवर्ड्स पॉइंट आउट करेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी तुम्हें कैसा मिला? पॉजिटिव मिला। ठीक है। अब देखो, लेकिन जैसे ही मैं टेंजेंट अगर ड्रॉ करता हूँ इसी पॉइंट क्यू के ऊपर, ठीक है ना, इस पॉइंट क्यू के ऊपर जैसे ही मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, अब देखो, तुमने जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ किया उसकी एंगल कैसी कंसिडर करनी पड़ी? ये जो एंगल थीटा फोर क्यू अगर कंसिडर करते हो, तो थीटा फोर क्यू जो है वो 0 डिग्री और सॉरी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताना जरा, है ना। तो इसकी तो वैल्यू नेगेटिव होती है, सो tan थीटा क्यू कैसी हो गई? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एट पॉइंट क्यू जो वेलोसिटी थी वो कैसी है? नेगेटिव है। एट पॉइंट पी जो वेलोसिटी थी वो कैसी है? पॉजिटिव। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन प्रेजेंट है यहाँ पे? बोल सकते हैं एक्सेलरेशन प्रेजेंट है कि नहीं? ठीक। अब देखो एक बात बताओ, सेलेक्ट करो ये पॉइंट डी, ठीक है ना। अब डी के ऊपर जैसा तुम्हें लाइन मिलता है, कैसा लाइन मिलेगा? एक फ्लैट लाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो, है ना। अब इसकी तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री है। तो अगर तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 ही हो गई। 0 हो गई ना। tan थीटा अगर 0 है तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी एट पॉइंट डी कितना हो गया? 0 हो गया, वहां पे कोई स्लोप नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास स्लोप नेगेटिव है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। अगर स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि तुम कैसे क्लाइंब कर रही हो। जो चीटा है ना अपन का, ये जो चीटा है वो अपवर्ड्स क्लाइंब कर रहा है। कैसे क्लाइंब कर रहा है? अपवर्ड्स। ठीक है। अगर इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप पॉजिटिव। ठीक। अगर मान लो चीटा नीचे आ रहा है ऑटोमेटिकली, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप डाउनवर्ड्स। और स्लोप नेगेटिव बोलते हैं। समझ में आएगी नहीं ये बात? क्लियर है ना? क्लियर।
ठीक, अब तो स्लोप में दिक्कत नहीं होगा कभी भी। ठीक है, चलो इसका नोट्स ले लो जल्दी से। हो गया ना? चलो आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना? चलो। हाँ। हम्म। हाँ हाँ, तो स्लोप देखो, नेगेटिव स्लोप में क्या होगा, टेन थीटा नेगेटिव आएगा। टेन थीटा नेगेटिव मतलब वहां पे क्या हो, अब देखना पड़ेगा ग्राफ कैसा है, उस हिसाब से हम बताएंगे, ठीक है ना? टेन थीटा किसका पूछ रहा है, ठीक है? ठीक है, सिर्फ ये मत सोच लेना कि वेलोसिटी ही ऑलवेज इक्वल टू टेन थीटा होगा, ठीक है? अब एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है कि नहीं होता है, बताना जरा। तो अगर तुमने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे अगर तुमने tan थीटा निकाला ना, तो ये tan थीटा किसकी वैल्यू हो जाएगी, अब एक्सीलरेशन की वैल्यू पकड़ेगी। देखो इसलिए मैं ये बताया ग्राफ कि अगर तुमने y के ऊपर कोई एक क्वांटिटी पकड़ लिया और x x एक्सिस के ऊपर एक क्वांटिटी पकड़ लिया, अगर तुम y बाई x लिखते हो, तो जो क्वांटिटी c होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो tan थीटा तुम्हारा पकड़ेगा, स्लोप पकड़ेगा। समझ में आया कि नहीं यार? हाँ, तो यहाँ पे जैसे वेलोसिटी y एक्सिस पे है, टाइम x एक्सिस पे, और तुम नोटिस कर रहे हो कि y एक्सिस बाई x एक्सिस है, विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इवन अगर x एक्सिस बाई y एक्सिस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हम ग्राफ को इंटरचेंज कर देंगे अपने सहूलियत के लिए, या फिर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बाई टाइम है, विच इज इक्वल टू y एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अब तुम देखो, अगर तुमने tan थीटा यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पे कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका एंगल थीटा फाइंड आउट किया, तो ये थीटा क्या चीज के बारे में बताएगा, ये एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फोर नहीं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। तो अगर तुम्हारे पास मास और एक्सेलरेशन का ग्राफ है, तो तुम्हें एरिया निकालोगे उस ग्राफ के अंदर, तब तुम्हारे पास क्या मिलेगा वैल्यू, फोर्स का वैल्यू मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, मतलब एक ट्रिक याद रखो, डिवीजन डिवीजन इज इक्वल टू स्लोप, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन में लगा देना है एरिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ जरा, चमका कि नहीं चमका? समझ गया ना? ओके, चलो भाई साहब आगे बढ़े। ठीक, चलो अब हेडिंग। हाँ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है ना? उसके लिए भी एरिया, मतलब जहां पे मल्टीप्लिकेशन वहां पे एरिया, जहां पे डिवीजन वहां पे स्लोप। अरे बहुत सारे आएंगे क्वांटिटीज है ना, हम लोग अभी तो ग्राफ ही कर रहे हैं ना, आज थर्ड लेक्चर ग्राफ का ही है, तो उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना? अब हेडिंग डाल दो डिफरेंशिएशन। ठीक, हेडिंग डाल दिया। अब देखो, अब ये भी डिफरेंशिएशन कुछ तरह से ग्राफ से ही रिलेटेड है, ठीक है? अब एक एक छोटा सा ग्राफ लेते हैं, ठीक है? एक छोटा सा ग्राफ मैंने ले लिया, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है ना? अब जैसे ही तुमने छोटा सा ग्राफ लिया, एक बात बताओ, तुम यहाँ पे मान लो एक पॉइंट पी कंसिडर किए, एक पॉइंट क्यू कंसिडर किए, तो क्या हो रहा है, पॉइंट पी से क्यू में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस चेंज हो रही है कि नहीं है? पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो, हाँ, y1 कॉमा x1 हो जाएगा, सॉरी x1 कॉमा, दिस इज मैथमेटिकली, और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारे पास, x2 y2 हो गया, है ना? x2 कॉमा y2 हो गया, ठीक। अब तुमसे कोई पूछ दिया कि बेटा पॉइंट P से जो Q है यहाँ पे चेंज कैसे हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे थोड़ा सा, मतलब दिखाने के लिए, और तुम उस टेंजेंट की जो वैल्यू लिखोगे, क्या लिखोगे, ये एंगल थीटा, मान लो Q बहुत नजदीक है पॉइंट P के ऊपर, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा तुम्हें, है ना? तो तुम क्या लिखोगे, tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ऐसा तुमने लिख लिया, है ना? अब मैं बोल रहा हूं कि एक काम करो, एक काम करो, वो हनी सिंह की जो रैप है ना, एक काम कर, वो वाली, वही मैं बोल रहा हूँ। एक काम करो, इस पूरे कर्व को एक छोटे से पार्ट का, इस छोटे से कर्व को कंसिडर करो, मींस छोटे, इस बड़े से कर्व का एकदम ये जो छोटा सा पार्ट है ना, उसको कंसिडर करो, और उसका जूम व्यू निकालो यहाँ पे। जब तुम जूम जूम व्यू निकालते हो तो क्या मिलता है, क्या मिलने वाला है तुम्हारे पास, उस ग्राफ का कुछ इस तरह से स्ट्रेट जैसा कुछ हल्का सा पार्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताना जरा।
मिलेगा ना। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो छोटी सी जो लेंथ है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको एकदम छोटा सा लेंथ dy से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो ये जो नीचे में छोटी सी एकदम बेस वाली जो लेंथ है उसको हम क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, dx से डिनोट कर रहे हैं, है ना। क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, dx से डिनोट कर रहे हैं। तो जब तुम यहाँ पे भी एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल तुम्हारे पास कितनी होनी चाहिए, थीटा ही होनी चाहिए, है कि नहीं। तो तुम क्या लिख सकते हो, tan थीटा बराबर dy बाई dx लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो देखो डिफरेंशिएशन है क्या एक्चुअली, डिफरेंशिएशन बोलता है कि सर अगर आपने एक ग्राफ कंसिडर किया, अगर आपने एक ग्राफ कंसिडर किया, तो मैं जो वेरिएशन है, अगर आपने वेरिएशन बड़ा सा निकाला तब तो ठीक है, लेकिन अगर तो आपसे कोई पूछ दे कि बेटा आपने छोटा सा वेरिएशन कितना किया, उसके ऊपर मैं लगाऊंगा डिफरेंशिएशन, क्या लगाऊंगा, डिफरेंशिएशन। ऑल्दो दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन ये वैल्यू होगी कब कैलकुलेट, तो ये वैल्यू होगी फाइनाइट केस में कैलकुलेट, और ये वैल्यू तुम यूज करोगे कब कैलकुलेट करने के लिए, जब तुम्हें इनफाइनाइटेसिमल लेंथ मिले, कैसा मिले लेंथ, इनफाइनाइटेसी डेसिमल। ओके समझ में आया कि नहीं आया। इनफाइनाइटेसिमल मतलब एकदम से छोटा सा जब लेंथ मिले तो तुम्हें क्या लगाना है, डिफरेंशिएशन। मतलब अगर तुम्हें बड़ा सा फंक्शन दिया हो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास बोल दे कोई चीज, मैं ये मैथमेटिक्स के टर्म्स में ये आर्गुमेंट बहुत रॉन्ग है जो अभी मैं बोलने वाला हूँ, है ना। मेरे को मेरे टीचर डांटे थे एक बार, जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था, ठीक है। मैंने बोला कि सर अगर मान लीजिए एक बड़ा सा फंक्शन है f(x) और उसको मुझे छोटा सा कट करना है। अब जैसे मान लो तुमने फंक्शन ले लिया x⁵, अगर तुमसे पूछ दिया गया कि बेटा इसको कट करके एक बुर्ज खलीफा है और बुर्ज खलीफा का एक छोटे से रूम के बारे में बताओ ना, कैसे बताओगे, तो मैथमेटिकली क्या करोगे, तो मैथमेटिकली हम डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं, बट दिस इज इनकरेक्ट काइंड ऑफ एजम्पशन। बट ऐसे समझ लो कि अगर हमारे पास एक बुर्ज खलीफा है और बुर्ज खलीफा में एक छोटे से रूम इतना मतलब बुर्ज खलीफा में कितने सारे रूम्स है, 616 के आसपास है, तो जो तुम, हाँ, जो तुम एक रूम के बारे में अगर बताना चाहोगे तो वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, डिफरेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी हमारे पास एक फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है ना, तो अगर हम उसको कट करना चाहते हैं, मींस अगर हम उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो हमें डिनोट करना पड़ेगा d बाई डी ऑफ समथिंग लाइक दैट। अब एक बात सोचो, यहाँ पे जो वेरिएबल यूज करोगे, फंक्शन जिस वेरिएबल पे डिपेंड रहेगा उसी वेरिएबल को नीचे यूज कर सकते हो। समझ में आई कि नहीं ये बात, क्या क्या है टर्म, कि जो वेरिएबल तुम ऊपर में यूज करोगे उसी वेरिएबल को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नीचे में यूज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में यूज करना पड़ेगा। समझ में आई, क्लियर है कि नहीं बात बताना। हाँ 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 हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना। देखो अगर मान लो आ रहा हूँ उसके ऊपर, वो जैसे ही फिजिक्स इंक्लूड करूंगा ना तो मैं बता दूंगा, ठीक है। भाई फॉर्मूला देख लो, अब क्या है कि अगर मान लो जैसे फंक्शन ऑफ एक्स है तुम्हारा x⁴n, ठीक है, तो तुम्हें अगर तुम जब इसको कट करोगे d बाई डी एक्स ऑफ x⁴n अगर कट करते हो तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, n(x⁴n−1) आता है। कितना आता है, n(x⁴n−1), ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास f ऑफ x, तुम्हारे पास ये सब फॉर्मूला पता है, ठीक है नहीं, तो देखो f ऑफ x अगर sin x है तो d बाई डी एक्स ऑफ, अगर तुम sin x कैलकुलेट करते हो तो उसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, cos x के बराबर आती है। अगर तुम्हारे पास f ऑफ x cos ऑफ x है, ठीक है ना, तो अगर तुम उसका d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ x करते हो तो कितना आंसर आता है, माइनस ऑफ sin x आता है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास f ऑफ x हो गया d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ x, तुम्हारे पास माइनस sin x, और क्या है, हाँ, अगर मान लो तुम्हारे पास जो फंक्शन है वो कांस्टेंट टर्म दिया गया है, ठीक है। कांस्टेंट कहने का मतलब हो गया कि जैसे फंक्शन बोल दिया कि लेट्स सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू 2 3 4 समथिंग लाइक दैट, तो अगर तुम उस तरह की d बाई डी एक्स ऑफ, अगर तुम, हाँ, कांस्टेंट अगर निकालते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और अगर मान लो इसी कांस्टेंट के अगल बगल मैं वेरिएबल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाता है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर चल जाता है और तुम्हें सिर्फ डिफरेंशिएट करना रहता है किसको, तो वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना रहता है। समझ में आई कि नहीं, ये बात क्लियर है ना, क्लियर एकदम से, हाँ ठीक है, तो अभी क्लियर हो गई ना। हाँ, हीरो इसको f ऑफ x बराबर, अगर तुम्हारे पास वेरिएबल इनटू कांस्टेंट है तो क्या होगा, सर कांस्टेंट तो मेरा बाहर घर का वो बिगड़ैल लड़का है, उसके बाबूजी उसको धक्का मार के बाहर निकाल रहे हैं, तो कांस्टेंट हो गया बाहर,
घर का प्यारा बेटा है जैसे मैं, तो मैं रहा घर के अंदर, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब देखो मैं फॉर्मूलाज बेसिस पे जितने सारे चीजें हैं अभी करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो जैसे अब तुम्हें सुना होगा इंटीग्रेशन भी, ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं ये फॉर्मूला बेसिस, ये क्या क्या चीजें हैं इंटीग्रेशन में भी, ये फॉर्मूला बेसिस पे हम समझ जाते हैं, है ना। उसके बाद इस पे जो जो चीज अप्लाई करना होगा उसको और अच्छे से समझेंगे, क्लियर। अच्छा, हाँ, एक मिनट, डिफरेंशिएशन का ही एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो जरा सा समझ लो। एक का नाम है चेन रूल, दे देना तो, चेन रूल एक नाम दे दो, है ना। अब देखो, ठीक है, अगर मान लो, हाँ, तो देखो अगर मान लो जैसे एक रोड है, ठीक है ना, रोड, रोड गाड़ी, ठीक है, 3 लेन का रोड है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे गड्ढे हैं, ठीक है, इस रोड पे यहाँ पे गड्ढे हैं, यहाँ पे यहाँ पे गड्ढा प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 4 गड्ढे प्रेजेंट है, ठीक है। एक रोड उबड़ खाबड़ है, एक रोड अच्छा है, ठीक है ना। दोनों पे दो कारें दौड़ रही हैं, एक मेरी लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी की औकात नहीं, लेकिन लैम्बोर्गिनी का नाम जरूर ले सकते हैं, है ना। एक मेरी लैम्बोर्गिनी, एक पे डुकाटी, ठीक है, डुकाटी वेरॉन दौड़ रही है ना, ठीक है। तो ये एक पे मेरी डुकाटी दौड़ रही है, एक पे लैम्बोर्गिनी दौड़ रही है। अब इसकी वेलोसिटी इस टाइम के साथ यहाँ पे वैरी करेगी कि नहीं करेगा, और इसकी भी वेलोसिटी टाइम के साथ वैरी करेगी, है ना। दूसरी बात क्या है कि हर पोजीशन पे यहाँ पे गड्ढे प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, बताना जरा। तो वेलोसिटी तो भैया पोजीशन के ऊपर भी वैरी कर रही है ना। कैसे वैरी कर रही है, पोजीशन के ऊपर भी वैरी करी। अगर इस, अब हम बताना चाहें कि इन दोनों में से एक्सेलरेशन कैसे हम किसको अप्लाई करेंगे, तो बताओ कैसे बता पाएंगे। तो एक बात बताओ, तुमने तो सुना होगा एक्सेलरेशन बराबर सर वेलोसिटी बाई टाइम होता है कि नहीं होता है ना। तो देखो वेलोसिटी बाई टाइम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर अगर वेलोसिटी एकदम से छोटी हो गई तो इतनी सी वेलोसिटी डीवी हो गई, इतनी सी टाइम कितनी हो गई, डीटी हो गई, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताना जरा। यस और नो। लेकिन एक बात बताओ, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, पाथ की वजह से एक मान लेते हैं कि यहाँ पे सर पहले टाइम के ऊपर डिपेंडेंट था, तो आपने तो ऐसा इक्वेशन डाल दिया। लेकिन अभी तो क्या है कि सर पाथ जैसे जैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हमारे पास गड्ढे आ रहे हैं, वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा इस चीज को। तो अगर मान लो वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन बन जाए, और तुम्हें मालूम है पोजीशन भी, ये कार पोजीशन इस पोजीशन पे तब आ रही है टाइम ट्रेवल करके, टाइम टी ट्रेवल करके, तो उसके लिए कैसे इक्वेशन लिखेंगे। अब एक बात बताओ, हाँ, तो dv बाई dx तो लिखेंगे, लेकिन हमारे पास ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है ना। हम dt को कहाँ से उड़ा पाएंगे, हम तो उड़ा नहीं सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, dx बाई dt, ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, बताना जरा। लिख सकते हैं, तो देखो dx dx यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो तुम्हारे पास dx मतलब डायरेक्टली तुम्हें dv बाई dt भी मिल जाएगा, तो फॉर्मूला तुम्हारा चेंज भी नहीं हुआ, और तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा इक्वेशन मिल गया। अब देखो तुम खुद नोटिस करो, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या आता है, dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी ही होती है। तो वेलोसिटी इनटू dv बाई dx, तो देख रहे हो तुम्हारे पास एक परफेक्ट एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया, जस्ट बाय कंसीडरिंग द चेंज ऑफ द वेरिएबल। समझ में आई कि नहीं ये बात, क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ, अब देखो, अब उसी रोड पे मान लो, मान लेते हैं कि ये v ऑफ किसकी है, तो भैया ये जो है मेरी डुकाटी की है, ठीक है, ये लैम्बोर्गिनी की, और ये मेरी थी डुकाटी की, ठीक है। अब दोनों सेम वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी ऑफ लैम्बोर्गिनी भी पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी ऑफ डुकाटी भी पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैं अब इनको क्या करता हूँ कि एक प्रोडक्ट लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ लैम्बोर्गिनी और वेलोसिटी ऑफ डुकाटी, दोनों को लेता हूँ, दोनों को प्रोडक्ट किया और उसका डिफरेंशिएशन सोचा करो, तो फिर क्या होगा, तो हम नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास आता है चेन रूल। हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट वाले टर्म को पहले बाहर रखना होता है, डिफरेंशिएट करो सेकेंड वाले टर्म को, और आफ्टर दैट सेकेंड वाले टर्म को बाहर रखो, डिफरेंशिएट करो फर्स्ट वाले। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चमका कि नहीं चमका, बताओ एकदम से। दोनों का मतलब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ एल इज डिपेंडेंट अपॉन सेम वेरिएबल, यस और नो। वेलोसिटी ऑफ डुकाटी इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन सेम वेरिएबल, यस और नो। तो एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों जब क्वांटिटी सेम वेरिएबल पे डिपेंडेंट, v ऑफ l is also dependent upon x, v of d is also dependent upon
x and then you take the differentiation with respect to x, then तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। समझ में आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक, हाँ इसी को बोलते हैं चेन। ठीक है, एक को बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, मतलब समझो एक घर में पति पत्नी है, ठीक है, तो एक टाइम पत्नी बाहर, पति के ऊपर मारपीट, एक टाइम पत्नी के ऊपर मारपीट, पति बाहर। ठीक है, ठीक, मतलब एक बात बताओ, दो घर में एक पति पत्नी है और घर में एक ही बाथरूम है, तो क्या होगा, पहले पति बाहर जाएगा फिर पत्नी अंदर, फिर पति, फिर उसके बाद सेकंड टर्म क्या होगा, पत्नी बाहर पति अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हाँ, ठीक। अब मान लो मैं कहता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ, तुमने वी ऑफ एल यहाँ पे डिवाइड डिवीजन लगा दिया, दोनों फंक्शन सेम क्वांटिटीज के ऊपर, सेम वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हम यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में ले रहे हैं। जब डिवीजन के फॉर्म में लेंगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा आंसर, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, उस समय थोड़ा सा चेंज होता है। देखो चेंज क्या है, तुम्हें लिखना होगा वी ऑफ डी स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, मतलब जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शायद एक बार चेक कर लेना तुम, ठीक है, डिनोमिनेटर बाहर, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है ना, माइनस क्या लिख सकते हैं, उसके बाद लिखेंगे न्यूमरेटर बाहर, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ वी डी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसे एक से और एल ऐसे ऐसे कोई लिखता नहीं है, बट मैं तुम्हें पहले से ही इतने सारे सब्सक्रिप्ट के साथ उलझा दे रहा हूँ ना, कि तुम्हें मतलब आगे इतने सारे टर्म्स आएंगे, इतने सारा इतना छोटा छोटा इधर लिखा हुआ मिलेगा ना, तुम वहां पे ना उलझो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है, कंफर्म? ठीक, हाँ डिनोमिनेटर का हाँ हमेशा डिनोमिनेटर का स्क्वायर था। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने की जरूरत है, ठीक है, और वो ये है कि अगर मान लो, देखो एक एक बड़ा खतरनाक सा चीज होता है, जैसे मान लो तुमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, अब तुमने साइन एक्स, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स लिख सकते हो, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं लिख दूं डी ऑफ साइन एक्स, तो तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना कॉस एक्स इंटू सर डी एक्स, यस और नो, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बताओ जरा, है ना, लिख सकते हैं ना। तो अब एक बात बताओ, दो क्वांटिटीज हैं, जेड जो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और वाई भी है जो क्या जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अब तुमने डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स ऑफ दोनों क्वांटिटीज जेड और वाई का, तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, जेड डी वाई बाई डी एक्स, यस और नो, प्लस वाई डी जेड बाई डी एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। अब तुम dx को इधर लेके आ जाओ, तुम्हें क्या मिलता है, d बाई डी ऑफ जेड वाई, तुम क्या लिख सकते हो, जेड ऑफ डी वाई प्लस वाई ऑफ डी जेड। क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, बताना जरा? हाँ हाँ हाँ, हाँ चेन रूल ही अप्लाई किया ना, दोनों सेम वेरिएबल पे। हाँ, तो वही तो देखो, एक बात चेन रूल क्या बोलता है कि अगर दो क्वांटिटी सेम वेरिएबल पे, एक क्वांटिटी बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, उसके बाद सेकंड वेरिएबल बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, वही क्या ना मैंने, दो क्वांटिटी सेम सेम वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, तो dy dx ऑफ zy क्या होगा, फर्स्ट क्वांटिटी बाहर, सेकंड क्वांटिटी डिफरेंशिएशन के अंदर, सेकंड क्वांटिटी बाहर, फर्स्ट क्वांटिटी डिफरेंशिएशन के अंदर। समझ में आया कि नहीं है? अब dx इधर लेके जाते हो, देखो मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि dx तुम इधर लेके जाते हो तो ये जो dx और ये जो dx है वो कट जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है रियलिटी में। हम मान ले रहे हैं कि ये dx बहुत छोटा है, ये भी dx जो तुमने एलएचएस में कंसीडर किया वो भी बहुत छोटा, हाँ तो उसको हमने नेग्लेक्ट किया है, अभी ये वर्ड तुम्हारा सही है, अप्रोक्सीमेट किया है एक्चुअली में। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? ठीक है, तो इसको हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास से लेके जैसे ही सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा ना, मैं मतलब धुरंधर बन जाऊंगा, यही सारी चीजें मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देखना। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक, चलो अब देखो, अब थोड़ा सा और चमत्कार करते हैं। अब चमत्कार करने की बारी ये है कि, ओके चलो इंटीग्रेशन पहले सीख लेते हैं, ठीक है ना, तो हेडिंग डाल इंटीग्रेशन। हाँ हाँ, मैं पूरा क्वेश्चन के फॉर्म में और डेफिनेट इंटीग्रल वाला करवा दूंगा, है ना। ठीक, अब देखो इंटीग्रल क्या बोलता है, अब अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। अब तुमने एक कर्व लिया, ठीक है ना,
कर्व लिया, ठीक, और इसके ऊपर एक चीटा को चलाया, ठीक है ना, ये हो गया अपना चीटा। वो क्या कर रहा है, इस कर्व के ऊपर ट्रेवल कर रहा है ना, इस कर्व के ऊपर ट्रेवल करेगा। और तुमसे पूछ दिया पॉइंट पी से तुम क्यू तक मूव कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, पॉइंट पी से लेके क्यू तक मूव कर रहे हो। तुमसे कोई पूछ दिया बेटा टोटल लेंथ ऑफ द कर्व बताओ, कैसे निकालोगे? इट्स वेरी हार्ड टू कैलकुलेट और नॉट? हमारे पास तो ऐसी मैथमेटिक्स कोई है बिना रूलर के, बिना रूलर के क्या हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो स्ट्रेट भी नहीं है सर, तो रूलर तो और काम नहीं आएगा। हाँ, अगर हमसे कोई पूछेगा कि सर डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो डिस्प्लेसमेंट तो रूलर लगाएंगे और पता कर देंगे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो सही है, लेकिन लेंथ किसी ने पूछ दिया तो वो हम कैसे निकालेंगे? देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। वो बोलता है कि सर जी अगर आपको एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करना है, आप क्या अगर मान लो ये पूरा फुल लेंथ निकालना चाहते हो, तो एक काम करो, इसी कर्व का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करो। क्या करो? छोटा सा पार्ट, मान लो उसका नाम दे दिया मैंने डी ऑफ पी क्यू, ठीक है, क्या नाम दे दिया? और मान लो ये मान लो कर्व एक्स के साथ वेरी करता था, तो dx नाम दे दिया, है ना, क्या नाम दे दिया? dx। अब जब तुम इस छोटे से पार्ट को, अब तुम सब सोचो, ये छोटा सा पार्ट एकदम स्ट्रेट रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, स्ट्रेट रहेगा, है ना। अगर छोटा सा पास पार्ट स्ट्रेट है और तुम उसको इंटीग्रेट करते हो, तो क्या होगा, ये सारे मतलब ये तुमने क्या कंसिडर कर लिया उसके बाद कि भैया ये जो कर्व है ना, ये ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट से बनी पड़ी है। कैसी बनी पड़ी है? ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट से। हाँ, पूरा पी से क्यू तक ऐसे ही छोटे स्मॉलर डीएक्स डीएक्स से बनी हुई है। तो अगर तुम इस पूरे डीएक्स को सम कर दोगे, ठीक है ना, क्या कर दोगे, समेशन कर दोगे, कहां से कहां से, तो पी से लेके क्यू तक डीएक्स को अगर सम करते हो तो टोटल लेंथ ऑफ पी क्यू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताना जरा। मिल जाएगा। तो इस समेशन, ये जो समेशन हम लिखे ना, यहाँ पे देखो हमें ये मालूम नहीं चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, क्या नहीं मालूम चल रहा है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इसलिए ये जो समेशन है वो क्या चीज में चेंज हो जाता है, इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। क्या चीज में चेंज हो जाता है? इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है कि अगर तुम्हें छोटे से बड़ा चीज का कैलकुलेशन, और मेनली कहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो जहां पे कंटिन्यूअस सिस्टम है, कंटिन्यूअस सिस्टम मतलब ये जो कर्व वाले सिस्टम्स जहां पे आने लगे ना, और जहां पे मतलब पार्टिकल्स एक साथ कांटेक्ट में बहुत सारे हो, तो वहां पे तुम्हें कहा क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन का यूज करना है। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, इसके फॉर्मूलाज देख लो थोड़े। तो फर्स्ट फॉर्मूला है कि अगर मान लो, अगेन इसमें भी वेरिएबल वाले रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ये वेरिएबल एक्स तुमने सेलेक्ट किया जिसकी पावर n है, और वहां पे जब तुम d लिखोगे तो वो जो dx, जैसे यहाँ पे dx लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हमें अगर ये वेरिएबल x है तो हमें ये भी वेरिएबल सेम चूज करना पड़ेगा, dx चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसकी जो फॉर्मूला होती है वो क्या हो जाती है, x टू द पावर ऑफ n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, ठीक है ना। अगर मैं इंटीग्रल लिख देता हूँ sin x इंटू dx, अब देखो यहाँ पे भी ये वेरिएबल और ये वेरिएबल मेरी सेम है, समझ में आई कि नहीं ये बात? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस ऑफ cos x हो जाती है। कितनी हो जाती है? माइनस ऑफ cos x, ठीक है। अगर तुमने इंटीग्रल सिर्फ dx का किया, तो ये जो वेरिएबल है ना वो भी बाहर आ जाता है। कितना आ जाता है? जो वेरिएबल रहेगा, तो तुमने इंटीग्रल लिख दिया dz, तो जो वेरिएबल रहेगा वही बाहर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? थर्ड फॉर्मूला, अगर तुमने इंटीग्रल लिख दिया cos ऑफ x dx, तो जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी वो कितने बराबर होगी, sin x, साइन ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है इतना दूर? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब इसमें भी वही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर चला जाता है, सिर्फ वेरिएबल का हमें इंटीग्रेशन यूज करना रहता है, ठीक है ना। ठीक। और देखो एक लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं हद से ज्यादा यूज करने वाला हूँ, कि अगर मैं इंटीग्रल वन बाई एक्स डीएक्स लिखता हूँ, अगर मैं इंटीग्रल वन बाई एक्स डीएक्स लिखता हूँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, वन बाई एक्स है तो सर जी ये तो एक्स टू द पावर ऑफ माइनस वन हो गया, ये डीएक्स हो गया, हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस वन। लेकिन जैसे ही यहाँ पे माइनस वन लगाते हो, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, माइनस वन प्लस वन, तो वैल्यू तो होगी जीरो। वैल्यू कितनी हो गई, डिनोमिनेटर में क्या हो गई, जीरो। तो ये तो केस अनडिफाइंड हो गया ना, अगर हम उस तरह का कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए एक्चुअली में ये जो वन बाई एक्स डीएक्स है, सिंस इंटीग्रल करते हैं तो समेशन कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू तो फाइनाइट होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए जो आंसर आता है, क्या लिखते हैं हम इसको, लॉग ऑफ एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लॉग ऑफ एक्स आंसर होता है। सो अगर तुम्हें कभी भी अगर वन बाई एक्स डीएक्स हो गया, वन बाई जेड डीजेड हो गया, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या है, लॉग ऑफ।
से या log ऑफ z। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है एकदम से? चमका कि नहीं चमका बताओ? पूरा एकदम लाइटिंग फ्लैश कर गया कि नहीं कर गया? ठीक है, चलो अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक बात सोचो, मैंने एक चीज लिखा, इंटीग्रल ऑफ sin x dx इज इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस ऑफ cos x। ठीक, और एक और चीज मैंने लिखा है कि d बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप cos x लिखते हो सर, तो उसकी जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास माइनस ऑफ sin x लिखी जाती है। एक मिनट, कॉल आ रहा है, एक मिनट। हेलो, हाँ अनुज बोल। हाँ बता। अरे मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं कॉल करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। क्या बात कर रहा है? किस बात के लिए? ओके ठीक है, मैं कॉल करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब तुम नोटिस करो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स मैंने क्या लिखा है, माइनस ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ये फॉर्मूला तुम्हें डिफरेंशिएशन से मालूम चला ना, देखो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, बताया था ना अभी। हेलो, सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। अब एक बात बताओ, तुम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, डी ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना? अब मैं इंटीग्रेशन इसके ऊपर ऐसे लगा दूं, तो डी ऑफ ये वेरिएबल हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या हो गया, वेरिएबल तो मेरा आउटसाइड आ गया है ना, और ये माइनस को मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता हूँ, तो क्या मैं इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डीएक्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, है ना? ये बात समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अब समझ लो कि अगर सर आप यहाँ पे एक इंटीग्रल लगा दो और यहाँ पे एक इंटीग्रल लगा दो और यहाँ पे एक dx लिख दो और यहाँ पे एक dx लिख दो, तो ये तो dx और ये dx कैंसिल मतलब नेग्लेक्ट हो सकते हैं, तो डायरेक्टली जो मैं आंसर लिख सकता हूँ वो डायरेक्ट cos ऑफ x लिख सकता हूँ। तो अगर मेरे पास अगर कोई इंटीग्रल ऐसे दे दे और d ऑफ समथिंग दे दे, इसकी जो वैल्यू होती है ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म रहेगा ना वो बाहर आ जाता है। समझ में आया कि नहीं है बात? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं। अगर मान लो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, ठीक है ना? चलो, अब मान लो तुमने एक फंक्शन सेलेक्ट किया, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वर्ड और नॉट। ठीक है, अब तुमसे पूछ दिया कि फाइंड, लेट सपोज अगर तुमने y डिफाइन किया, y इज इक्वल टू डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, y1 इज इक्वल टू डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय dx। तो पूछ दिया कि फाइंड y1 एट x इज इक्वल टू 2 एंड y1 एट ओनली x इज इक्वल टू 3। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पहले डिफरेंशिएट करना होगा ना, तो करो जल्दी से। x की पुट वैल्यू कर देंगे और आंसर आ जाएगा, है ना? तो y1 की डिफरेंशिएशन d ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू dx कितना हो गया, तो देखो, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, y1 इज इक्वल टू फर्स्ट केस, हाँ, d ऑफ f ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय dx। समझ में आया कि नहीं आई बात, है ना? नहीं नहीं, हाँ, अभी देखो, अब क्या है कि मैं अगर यहाँ पे दो टर्म हो गया ना, तो तुम क्या करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर दो और टू को यहाँ पे बाहर रख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिख दो, है ना? अभी अब तो ये समझ में आ गया ना, अब तुमने जो बोला वो करेक्ट है, 2x वहां पे आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी नहीं क्लियर हो? तो प्लस माइनस जहां पे मिले तो वहां पे दोनों टर्म के ऊपर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन को रिप्लेस कर देना, है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2x हो गई, है कि नहीं? यहाँ पे x टू द पावर ऑफ 1 है ना, तो ये कितनी होगी, 2 इंटू 1 एक्स टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1। समथिंग टू द पावर ऑफ 0 कितना होता है, 1 होता है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना? तुम्हारे पास वैल्यू कितना आया, 2x प्लस 2। ये तुम्हारे पास y1 की वैल्यू मतलब y की वैल्यू है और y1 की वैल्यू है कि नहीं, बताना चाह रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं? तो अब मान हाँ, हाँ वो करेक्ट लिख लेना, है ना? तो देखो y1 की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे कितनी हो गई,
टू इंटू टू प्लस टू, तो 4 प्लस टू कितने हो गए 6, और ऐसे ही कैलकुलेट कर लो 3 पे 3 टू 6 प्लस टू कितना हो गया 8 हो जाएगा 3 के ऊपर y1 एट x इज इक्वल टू 3 कितने के बराबर है 8 के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ जरा, समझ में आया ना? अब तो पूरा क्लियर हो गया मैथमेटिक्स है ना, बस इतना ही था। अब इंटीग्रेशन का तो मैं आज जैसे ही वेलोसिटी वगैरह यूज करेंगे ना उसमें यूज होगा, और उसको एकदम से कंप्लीट कर लेंगे। या इंटीग्रेशन का एक सवाल कर ले बताओ, बस इतना ही है। एक चीज और बचा है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन एंड मींस द मीनिंग ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फ्रॉम डबल डिफरेंशिएशन। तो वो भी मैं अगेन कल एक घंटे की एक और एक्स्ट्रा क्लास लूंगा और उसमें पूरा कंप्लीट करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया बात? आती है? वो देख लेना, ये सारे फॉर्मूला लर्न कर लेना, जैसे tan 180 माइनस थीटा, tan 360, ठीक है ना वो, हाँ, उसका चार्ट वगैरह लेके उसको लर्न कर लेना है ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। देख, हाँ, अरे उस देखो उसका ट्रिक बता रहा हूँ, cos 37 3 4 5, ये एंगल हो गया 37, मतलब अगर तुमने 37 सेलेक्ट किया तो उसका ऑपोजिट साइड पे सबसे छोटा वैल्यू लगा दो और क्लॉकवाइज घूम जाओ एक बार, ठीक है ना, और ये हो गया तुम्हारे पास 53। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस यही ट्रिक है, साइन 37 लगा दो 3/5 ऐसे, बस हो गया ना। हाँ, तो अब देखो एक इंटीग्रेशन का सवाल ले लो, मान लो अगेन y इज इक्वल टू दिया हुआ है x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1/x, ठीक है ना, पूछ दिया फाइंड इंटीग्रल ऑफ y dx varying from 1 to 2, do it fast। हेलो, हाँ हाँ एक मिनट, राशि जस्ट, हाँ हाँ मैम बताइए, हाँ मैम बताइए, आपने कॉल किया था मैम? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ ओके 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 ओके, ठीक है समझ गया समझ गया। हाँ, तो पीआरटी में क्या नेसेसरी होता है क्या बीएड वगैरह? हाँ हाँ हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो उनको एक बार कॉल करके आप एक बार बता दीजिए है ना। ठीक है, तो मैं बताऊंगा है ना, मैं अभी क्लास ही कंप्लीट कर रहा हूँ है ना। आ, अरे ऑनलाइन बच्चे हैं, क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ है ना। हाँ हाँ, नमस्ते। हाँ हेलो, आ, हाँ बताओ। एक्स स्क्वायर का 2x नहीं होगा, सोचो फिर से देखो, इंटीग्रल क्या आया टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x dx है ना, कहाँ से कहाँ, हाँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 से 2 प्लस इंटीग्रल 1/x dx 1 से लेके 2। अब देखो वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर की, वो आ जाएगी तुम्हारे पास x टू द पावर ऑफ 3 डिवाइड बाई 3 है कि नहीं, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेके 2 प्लस ये कितनी हो गई log ऑफ x हो गई, ये कितनी कहाँ से कहाँ से 1 से लेके 2, ठीक है ना। तो अब देखो तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो ना, 2³ बाई 3 कितना हो गया 8/3 है कि नहीं, -1/3 हो गया कि नहीं हो गया, प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले क्या रिप्लेस करेंगे, x की जगह अब रिप्लेस करेंगे कौन सी वेरिएबल, तो टॉप वेरिएबल, तो क्या लिखूंगा 2, माइनस आएगा जब तुम नीचे वाले रिप्लेस करने जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा, अगेन लॉग ऑफ जो वेरिएबल रिप्लेस हुआ वो कितना होगा लॉग ऑफ 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये हो गया 7/3 प्लस, अब एक चीज तुम्हें सिखाता हूँ, एक मान लो अगर तुमने दे दिया log ऑफ a इंटू बी, तो उसका रूल क्या होता है, log a प्लस log
बी, ठीक है ना। अगर तुम्हें दे दिया log ऑफ a बाई बी, तो उसका वैल्यू क्या होगा? हाँ, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। थर्ड रूल है, अगर तुम्हें देखिए log ऑफ a टू द पावर ऑफ n, तो डायरेक्टली लिखना n log a। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक। लास्ट पॉइंट है कि अगर मान लो तुम्हें दिख गया log 10, तो log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 के बराबर होती है, आई थिंक सो। मैं भूल गया हूँ क्या, एक बार। ठीक है, एक बार, हाँ एक बार मैं देख के बता दूंगा, है ना। तो अभी जो नंबर्स वाला है वो मैं कल बता पाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू? log 2 वैल्यू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो log, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक एक चीज इसमें याद रखना, log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। और log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। log 0 अनडिफाइंड होता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताना जरा। समझ में आया ना? तो यही तुम्हारी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स। log log 2, अब तुम्हें इसके लिए log चार्ट देखना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो उतना हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, log 2 देखता है। केमिस्ट्री में शायद तुम्हें वैल्यूज दे दी जाए डायरेक्टली, अगर क्वेश्चन देगा ना तो। हाँ, हाँ वही वहीं तक नहीं, वरना फिर समझ में आया कि नहीं आया, तो तुम्हारे पास आंसर रहेगा ही। ओके, क्लियर है? तो यही सारे तुम्हारे पास बस मैथमेटिक्स हो गई, और हमने बहुत कुछ सीख लिया है ना। ठीक है, अच्छा लगा। चलो, ओके, लेट मी